आज हम सीटेट 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। सीडीपी है 30 क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो 16 फरवरी 2014 को जो पेपर हुआ था तो उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है कि पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। मतलब सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किया जाता है तो उससे क्या अपेक्षा की जाती है। तो इसमें पहला है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की किसी प्रकार की अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है, यानी स्कोर गुड ग्रेड्स। दूसरा है, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों व विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। तो नहीं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसा होता है कि सामूहिक व सामाजिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। कोलैबोरेटिव होता है, मतलब एक दूसरे कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे से सहयोग करके सीखना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका ये दूसरा हुआ। दूसरा कि वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी और कौशल सीखते हैं। सामाजिक में दायरा उनका बना रहता है, समाज के साथ कोलैबोरेट करके और कोऑपरेटिव लर्निंग का ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं सीबीएसई बोर्ड। तो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोस्की, तो वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित पहला इसमें सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षा, तीसरा संस्कृत निरपेक्ष और संज्ञानात्मक विकास और चौथा अंतर्दृष्टिपूर्ण अध्ययन। तो इसमें आपका देखिए क्या कहते हैं, पारस्परिक शिक्षा का ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, मतलब चीज़ों को बारीकी से मतलब बालक बारी बारी से किसी क्रिया को किस ढंग से करता है जिससे शिक्षा या अन्य बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। तो इस चीज़ को रखते हैं। और इस शिक्षण विधि में एक शिक्षक या 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर सहयोगी अध्ययन करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में बना करके सीखते हैं। किसी टॉपिक को ले लेंगे और एक टीचर होंगे और शिक्षक के साथ टीचर होंगे और बच्चों के साथ आप लर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये दूसरा सही हुआ। दूसरा पारस्परिक शिक्षण। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्णय इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस सिद्धांत के बारे में बताता है। तो इसमें ये है कि शिक्षक क्या करें, औपचारिक अनौपचारिक। पहला अनौपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संवाद, और फिर तीसरा पूर्व अनौपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, और चौथा है पूर्व अनौपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और नियमितता। तो इसमें औपचारिक चरण के कानून और व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत मान्यता है कि विद्यार्थी को यदि कार्य तर्क संगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य को संपादक प्रभावशाली होता है और विद्यार्थी में कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होता है। तो इसमें आपका तीसरे क्वेश्चन में आपका ये पहला सही होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपका पहला सही होगा कि अनौपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था से संबंधित है। चौथा देखते हैं। 16 वर्षीय देविका अपने आसपास में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना का विकास करने का प्रयास करती है। वह विकसित कर रही है। वो क्या विकसित करती है? पहला नियमों के प्रति घृणता, स्वनियंत्रिता, और फिर तीसरा है किशोरावस्था, लड़कपन या परिपक्वता। तो ये आसपास में पृथक स्वतंत्रता व्यक्त करती है। स्वशांत। तो आपका 14 का और 4 का आपका ये स्वायत्ता होगा। 4 का आपका स्वायत्ता होगा।
स्वायत्ता विकसित करती है। स्वायत्ता का मतलब हुआ कि स्वायत्ता से वह अन्य केवल कार्यों को कुशलता से संपादित कर पाएगी, वरन इससे कर्तव्य की भावना का भी विकास संभव होता है। तो इस किशोरावस्था में लड़कपन और परिपक्वता से स्वनिष्ठता का स्वभाव का विकास नहीं होता, तो इसमें अब स्वायत्ता होगा। चौथे का दूसरा आंसर। पांचवा देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। जॉन डीवी, तो इसमें पहला है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। फिर दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कड़ संवर्धन करना चाहिए। चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। तो आपका पाँचवें का आपका दूसरा सही है कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को उलझने में सक्षम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। बिना प्रचार प्रसार के समाज की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अतः सामाजिक विकास करना मतलब ज़रूरी है। विद्यार्थियों में स्वयं की सामाजिक समस्याओं से उलझने के सक्षम होने चाहिए ताकि वो उससे उन लोग को दिक्कत ना हो और वो लोग सीख सकें, जितना हो कंट्रीब्यूट करके वो लोग सीख सकें। छठा क्वेश्चन आपका भाषा और बोधन से संबंधित है। तो पहला है चलाघात, फिर दूसरा पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया यानी वाक्य संबंध रोग, अफेक्सिया और भाषा आघात मतलब अफेजिया। तो आपका इसमें भाषा और बोधन संबंधित है। तो इसमें आपका ये चौथा हुआ भाषाघात और बोधन संबंधित है, विकार है। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। तो पहला है यह शोधाधारी नहीं है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियाँ या भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धति की मांग करती है। तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रातः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे अपना कई तरह से वो अपना विशिष्टता प्रदान करते हैं। इन लोगों में ये चीज़ें होती हैं प्रतिभाशाली। और चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो आपका इसमें संबंधित नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो इसमें आपका तीसरा सही होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक क्षेत्र में होता है। तो इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं, बाकी सब रिलेटेड है और तीसरा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि तो इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता क्योंकि क्या इसमें रीजन है। तो इसमें पहला है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फिर दूसरा यह सभी 7 बुद्धियों को मापन महत्व नहीं देता है। तीसरा यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के दृढ़ अनुभव पर अध्ययन पर आधारित है। चौथा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो आपका इसमें पहला आपका सही होगा कि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धि यानी डिफरेंट इंटेलिजेंट का मापन संभव नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंट रहेगा तो उसका मापन गार्डन के अनुसार है। ये गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है, आलोचना पर आधारित है। गार्डनर द्वारा प्रतिदिन 9 प्रकार की बुद्धि का मापन करने के लिए कई बुद्धि परीक्षण का उपलब्ध नहीं है। कई बुद्धि एक मतलब प्रतिपादित 9 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जिसमें अगर इस तरह की है तो उसमें मापन उपलब्ध नहीं है। प्रश्न तो इसमें आपका पहला सही हुआ। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन 9 नंबर। कक्षा में विद्यार्थियों के वैव्यक्ति विभेद हैं। तो इसमें आपका 9 नंबर में वैव्यक्ति विभेद पहला है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को
कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तीसरा अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मन विद्यार्थियों के स्तर पाठचर्या के सामान्यीकरण की गति को कम करते हैं। चौथा है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संरचनात्मक की खोज में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो आपका इसमें तीसरे का चौथा हुआ, तीसरे का चौथा ये आपका सही हुआ कि लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक और रचनात्मक की खोज में अध्यापकों की प्रवृत्ति करते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन का प्रारंभ किया गया था ताकि क्या राष्ट्र में विद्यार्थी शिक्षण संगठन को शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास का निश्चय किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति बेहतर व्याख्यान के लिए उसकी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यार्थी अपने क्षेत्र में विद्यमान व अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित कर सकें। तो आपका इसमें 10वें का आपका दूसरा सही हुआ कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सभी विद्यार्थियों को निश्चित किया जाए। विद्यालय में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए विद्यार्थियों से संबंधित सभी पहलुओं, क्षमताओं और व्यवहार की जानकारी केवल शिक्षक को ही होती है। इस प्रकार शिक्षक समस्या के जानने के लिए जिज्ञासु होता है और शिक्षक द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसमें आपका 10वां सही हुआ, 10वें का दूसरा सही हुआ। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। पहला प्रश्न उत्तर तत्वों को संगठित करना, दूसरा है किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रक्रिया को लेना, तीसरा है प्रश्न उत्तर परीक्षण करना, स्व आकलन के कौशल को मानना। तो इसमें आपका 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में आपका ये चौथा सही हुआ, स्व आकलन के कौशल का प्रतिमान करना, स्व आकलन कौशल का प्रतिमान करना। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से मिलकर हुआ है। तब इसमें से ये मिलान करने वाला है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है क्वेश्चन कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेटर मैच में निर्णय क्षण कौन से थे, निर्णय क्षण। तीसरा है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोगी पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखना। और चौथा है निर्धारित कीजिए कि दी गई मापक विश्लेषण में कौन सा मापन आपको उत्तम परिणामों को मापने में सर्वाधिक प्रवृत्ति है। तो आपका इसमें 12 का ये आपका चौथा सही होगा। 12 का कि निर्धारित किया गया कि मापन में विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा कौन सा है परिणामों में प्रवृत्ति। तो आपका ये चौथा सही हुआ। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। तो आप इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, और दूसरा है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा है अपने लक्ष्य को सामूहिक करने के लिए अन्य बच्चों से प्रातः तुलना करते रहना। और चौथा है कि इस बात पर बल देना कि आपकी उससे उच्च अपेक्षाएं नहीं, आपकी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपका इसमें पहला सही होगा कि अभिव्यक्त करना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए बच्चों को, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। और सकारात्मक सोच में सफलता अवश्य होनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं यदि शिक्षक उसकी सहायता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास रखता है तो अभिव्यक्त करे कि ये सही है। और
ये यदि शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमता में विश्वास रखे तो वंचित विद्यार्थी भी अपनी भागीदारियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करने का अवसर उन्हें मिल सकता है। तो आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पहला आपका है आत्मविमूढ़, दूसरा है प्रमस्तिघात, तीसरा है प्रअभिघातक तनाव, चौथा है न्यूनतम अवधारणा सक्रिय विकार। तो आपका 14 नंबर में आपका तीसरा सही हुआ। आगे देखते हैं 15 नंबर, बहुबुद्धि शिक्षण तकनीकी बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामाजिक बहुआकलन तकनीकी पर परिवर्तित जटिलता एवं सामाजिक का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी किससे संबंधित है, तो 15 का आपका तीसरा सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण से। कक्षा विश्लेषण के समय अध्यापक विषय को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे अनुदेशन कहते हैं और बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकों अथवा परिवर्तन जटिलता एवं सामाजिक सामग्री स्वरूप अभिवेदन अनुदेशन से संबंधित है। तो आपका 15 का दूसरा सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। इसमें पहला है वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो आपका 16 नंबर में आपका तीसरा हुआ, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में समावेश मुख्यतः केंद्रित होता है। तो इसमें पहला है विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के सूक्ष्म गति प्रावधानों का निर्णय पर है और फिर केवल नियोग छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए है। और इसमें देखते हैं संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता है। विद्यालय में शिक्षण अभिभावकों नहीं आवश्यकता करता नहीं। इसमें आपका 17 का पहला होगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के लिए है समावेशी शिक्षा। आगे देखते हैं 17 नंबर 17 हो गया, 18 देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। पहला है इन व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधि की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अपने अभिभावकों की अपेक्षा साथ तालमेल न कर पाना। फिर चौथा अध्यापक को गंभीरतापूर्वक न लेना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेना हेतु नैतिक निर्णय। तो आपका इसमें 18 का पहला होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। सीखी गई निसहायता का है, क्योंकि बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, नकारात्मक सीख के मार्गदर्शन में बाध्य होते हैं। तो आपका 18 का पहला सही है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। कि इसमें पहला है वह अभिभावक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल या फिर ये सब चीज़ें पर रोक लगा दिया जाए उसको, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसकी जीवन शैली कठिनता का वर्णन करते हैं, घर पर उसको परिश्रमपूर्ण कार्य करने पर बल दिया जाए। तो आपका पहला सही होगा
कि वह अध्यापक से घनिष्ठ संबंधित हो, घनिष्ठ संबंध रखता हो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों की निरंतरता, उपस्थिति तथा निम्न श्रेणी प्राप्त करना हमेशा, अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा है तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आप टीचर के संपर्क में रहें और नियमित स्कूल जाएँ, तो ये चीज़ें टीचर से संबंधित रहें, और जी टीचर जो जो रूल और जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उससे हमेशा कुछ सीखें और हम स्कूल कंटिन्यू रखें। तो विद्यार्थी अध्यापक की संगति में रहकर शैक्षिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आपका 19 का पहला सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दिष्ट परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर नए ढंग से प्रत्यक्ष कर उन्हें नहीं करता। तो आप इसमें पहला है अंतर्दृष्टि, दूसरा मानसिक प्ररूपता, फिर मूर्छबंदी है और निर्धारण है। तो आप इसमें 20 का पहला सही है, इंसाइट सही है। और 21 नंबर देखते हैं, एक शिक्षिका पाठ को पूर्ण गठित ढंग से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो पहला, वह बच्चों को पाठ समझने की कौशल विकसित करने का सहायता कर रही है। दूसरा, वह बच्चों को पूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को संकेत करती है। वह आकलन के दृष्टि से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बल कर रही है। और चौथा है, वह विद्यार्थियों को सार्थक अनुकूल स्मरण करने की प्रेरणा दे रही है। तो आपका 21 नंबर का आपका पहला सही हुआ। 21 नंबर का आपका पहला सही हुआ, बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, उनको सारांश लिख रहे हैं, मतलब एक उससे होते हुए जा रही है, एक शिक्षक द्वारा पठित पूर्व गठित पाठ में जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं। तो बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऐसा करने से बच्चों में लेखन व पाठन शैली का विकास होगा। लेखन व पाठन शैली के विकास के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी किसी भी भाषा का, किसी भी विषय का सारांश लिखने में सक्षम हो पाएगा और एक प्रोसेस के थ्रू वो चल पाएगा। तो 21 हो गया। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 नंबर, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो इसमें क्या त्रुटि, किस प्रकार की त्रुटि है? तो आपका पहला है कि अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक और अत्यधिक सुसज्जता। तो इसमें आपका 22 नंबर में होगा कि सरलीकरण। विकासात्मक त्रुटि के अनुसार बच्चा मातृभाषा सीख रहा है तो वह वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। विकासात्मक त्रुटि के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गई भाषा त्रुटि का संबंध उसके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा से नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य भाषा को सीखने से होता है। जैसे मातृभाषा, कोई बच्चा मातृभाषा बोल रहा है और कोई बच्चा मातृभाषा सीख रहा है स्कूल में, तो ये सरलीकरण का है। 23 नंबर देखते हैं, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। इसमें संबंध बताना। पहला है संज्ञान भाव, तनाव विलोप, निष्पत्ति चिंतन या संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसमें आपका पहला सही हो गया, संज्ञान भाव। जो परीक्षा में तनाव निष्पादन की प्रभावित करता है तथा संज्ञान भाव के संबंध को स्पष्ट करता है। तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावना विषय वस्तु के माध्य संबंध को अभिव्यक्त और प्रभावित करता है। तो इसलिए आपका 23 नंबर का पहला सही है। आगे देखते हैं 24 नंबर कि अध्यापक उन बच्चों के साथ परामर्श करता है जिनकी निष्पादकता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे बेहतर हो सकता है। तो पहला, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, वह अपने विचारों द्वारा खोज सकें, हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकें, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों का चयन हेतु एक अच्छा स्वाभाविक परामर्श हो। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशलता और व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही कराया जाता है। तो आपका 24 नंबर का आपका दूसरा सही हो, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का
आत्मविश्वास का निर्णय कर सकते हैं, आत्मविश्वास का। आगे देखते हैं 24 नंबर। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशीलता रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे क्रम प्रेषक होता है? तो इसमें पहला है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और जीतने की प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंच कलाकार के साथियों के साथ सहानुभूति, स्नेह, सहयोग संबंधित विकास करना, उन रंगमंचों कौशलों को अधिक समय देना जिससे प्रतिफल होता है। और इसमें 4 नंबर ऑप्शन है संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों को निष्पादित संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए उनके सीखने की प्रयास के लिए कहना। तो आपका इसमें 25 का आपका 25 का पहला हो गया कि राज्य स्तर पर प्राप्त करना और अंग्रेज के लिए तो उनको छात्रवृत्ति पाई जा सके। चलिए 26 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चा अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन कर रहा है? तो इसमें से कौन से वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? तो ये 26 नंबर क्वेश्चन का आपका मैस्लो द्वारा होगा। मैस्लो का यह स्पष्ट मत है कि बच्चा अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है, तो आप इसे ये लगा सकते हैं, पहला है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर के अनुसार बच्चों को कार्यशक्ति कार्यक्रमिक सिखाना और पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, पियाजे के अनुसार। तो आपका 26 नंबर का दूसरा सही है। आगे देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसमें बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करना और परीक्षा की संख्या को बढ़ावा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, और इसमें सामान्यता बनाए रखने के लिए किसी अनुदेश पद्धति पर टिके रहना। फिर है कालांकित की अवधि 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। तो अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। 27 नंबर का 2 होगा। 27 नंबर अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, उनको बढ़ावा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, उनका सहायता प्रदान करना कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सके। और अधिगम को सफल एवं रुचिकर बनाने हेतु आवश्यक है कि बच्चों की कक्षा में स्वायत्तता प्रदान की जाए। स्वायत्तता से होने वाले बच्चे कक्षा में प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, स्वयं की सीखने की क्षमता में विकास करते हैं। तो इसका आपका 27 नंबर का दूसरा सही हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परिपक्व विद्यार्थी इसमें है इन बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिश्रम में भी अध्ययन और वंचित नहीं होता, कठिन परिश्रमों में भी वो पढ़ाई करते रहते, कंटिन्यू रहते हैं। तो इसमें आपका 28 नंबर में क्वेश्चन में आपका तीसरा सही है कि अपने अध्ययन में वो कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है। परिपक्वता का संबंध बौद्धिक और भावनाओं दोनों रूप से होता है। परिपक्वता विद्यार्थी को अपने अध्ययन में बौद्धिक और भावनाओं दोनों परिस्थितियों का प्रयोग या परिस्थिति से अनुकरण करता है, तो उसमें सहायता करता है। तो इसलिए आपका तीसरा नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में पहली बार आए बालक, तो पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे पर गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार व परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसमें आपका विकास व क्रमिक प्रकार होता है। विकास क्रम में होता है, क्रमिक है, विकास क्रमिक है
और विकास निरंतर होता रहता है। अलग अलग सीढ़ियों अलग अलग लोगों को विकास कभी भिन्न रूप से होता है। विभेद एकीकरण का विकास के लक्षण है। तो आपका इसमें आपका 29 में 4th नंबर कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। कि बच्चा पहले आया था तो चिल्ला चिल्ला करके बातें अपनी चीज़ों को चिल्ला करके कहता था, या अपनी प्रॉब्लम को अपनी चीज़ के लिए चिल्लाता था, और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े क्लास में जाने लगा तो वो किसी चीज़ के लिए चिल्लाता नहीं है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, तो 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उस बच्चों की गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। इस व्यवहार में परिपक्वता का सिद्धांत पर विभेद करता है। एकीकरण विकास के लक्षण है। ये किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष पर्यावरण में प्रतिक्रिया उसकी वंशानुक्रम बनावट और उसके विकास के क्रम में सीखी या धारण की गई है मान्यताओं से निर्धारित होता है। तो परिवेश का वातावरण गुणवत्ता और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो आपका ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 30 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट और व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रचुरता। गोद लिए गए बालकों का वही बुद्धि लब्धा IQ होना चाहिए जो गोद लिए गए दूसरे बच्चों का होता है भाई। तो ये तो देखिए जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनका ज़रूरी है कि IQ एक जैसे हो। ये अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावी बनाता है। अनुभव विद्यालय में विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन सा सत्य पूछा है? सत्य है। कौन सा पूछा है कि सत्य है? तो इसमें आपका 30 नंबर का आपका पहला नंबर सही होगा। 30 क्वेश्चन का पहला सही होगा। आनुवंशिक बनावट और व्यक्ति के परिवेश की गुणात्मक प्रति प्रचुरता को प्रभावित करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति विशेष में लिया गया निर्णय उसको आनुवंशिक बनावट और साधारण की गई मान्यताओं में अवश्य प्रभावित होता है। मूल्य सामान्यताएं परिवेश आदि व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करता है। तो इसके हिसाब से कि गोद लिए गए बच्चों का बुद्धि लब्धा IQ लेवल व व्यक्ति विभिन्नता के कारण उसके सगे भाई बहनों से भी भिन्न होता है और सामान्य नहीं है। अनुभव के आधार पर मानव मस्तिष्क में प्रत्ययता बनने में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण मानसिक विकार प्रभावी होता है। तो आपका 30 नंबर का तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं और 30 क्वेश्चन, और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। CDP के हम धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट का ले आएंगे। EVS लाएंगे, हिंदी लाएंगे। तो अभी हम CDP ख़त्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।